So, who is going to tell me if you have read this topic? What is National Security Advisor Summit on Afghanistan? So before I ask about this particular summit, tell me when was the first summit held? ये जो NSA meet हुआ है, especially on the matter of Afghanistan, this was which summit? कौन से नंबर का था ये? पहले अपना आंसर चेक कर लो. सेकेंड था, थर्ड था, ठीक है. तो पहला पॉइंट ठीक है, दिस वाज द थर्ड रीजनल समिट दैट इज ऑन द मैटर ऑफ अफगानिस्तान. ठीक है, पहला कब हुआ था? 2018 में. एंड सेकेंड वन वाज 2019 में, वो भी ईरान में हुआ. ठीक है. एंड थर्ड वन वाज एक्चुअली शेड्यूल टू बी हेल्ड लास्ट ईयर, लेकिन कोविड की वजह से पोस्टपोन्ड हो गया, सो इट वाज हेल्ड टिल नाउ. अच्छा, अभी जिसको नहीं मालूम है, हु इज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? मैंने नाम नहीं पूछा, मैंने पूछा हु इज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. होता क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस वक्त इंडिया के अजीत डोवल हैं, पर ये होते कौन है? गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस रिलेटेड एडवाइस देते हैं. तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ही इज द हाईएस्ट अथॉरिटी. ठीक है, ही इज द हाईएस्ट executive who give advice to the central government on the matters of intelligence. ठीक है. We also have one intelligence agency that is RAW. इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है RAW. RAW का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया. जिसको नहीं मालूम है, राइट इट डाउन. RAW, दिस इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया. आप तो बहुत सारी मूवीज में देख ही लिया होगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया. व्हाट इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान? क्या फुल फॉर्म है? बस मैम ISI सुना है, फुल फॉर्म तो कभी किसी मूवी में आया ही नहीं है. जिसने ISI का फुल फॉर्म बता दिया उसको अब भी एक डेयरी मिल्क बिना मोबाइल देखे. नोबडी. इट इज इंटर सर्विस इंटेलिजेंस. व्हाट इज इट? इंटर सर्विस इंटेलिजेंस. तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस. कैन यू टेल मी सम अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज? इजराइल की मोसाद. मोसाद इज वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक्ड इंटेलिजेंस एजेंसी. ठीक है. यूएस का CIA. वेरी गुड. सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी. इट इज कॉल्ड एज CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी. तो एटलीस्ट जो कंट्रीज हमेशा न्यूज में रहते हैं उनके बारे में पता कर लिया करो. तो रॉ के भी ऊपर होंगे. ये जो पोजीशन होती है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, ही इज इवन बोलना चाहिए इनकी पोजीशन जो है वो इंटर सर्विस रॉ के भी ऊपर है. ही इज द पर्सन हु इज हैविंग द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द मैटर्स ऑफ इंटेलिजेंस. ठीक है. तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट एडवाइस देते हैं. Now you all have read about the Afghanistan, what has happened recently in the Afghanistan, how the government has collapsed and how the Taliban has taken over. जिनको नहीं मालूम है, तालिबान जो है वो एक टेररिस्ट आउटफिट हुआ करता था. तालिबान बेसिकली दो जगह पे इसका ओरिजिन माना जाता है. तालिबान इज अ ग्रुप. तालिबान का लिटरल ट्रांसलेशन हम देखें, सो इट मीन्स स्टूडेंट ग्रुप या स्टूडेंट. तालिबान का लिटरल जो पश्तून में एक शब्द है तालिबान, इसका हिंदी में हम ट्रांसलेट करें या इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो मतलब होता है स्टूडेंट ग्रुप. तो तालिबान बेसिकली दो जगह इसका ओरिजिन माना जाता है. वन इज इन पाकिस्तान, सेकेंड वन इज इन अफगानिस्तान. सो वी आर टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द ग्रुप ऑफ तालिबान इन पाकिस्तान कॉल्ड एज? पाकिस्तानी तालिबान को क्या बोलते हैं? अब आप लोगों ने बहुत पढ़ लिया अफगानिस्तान तालिबान, और मैंने बताया भी था. बस बताया था, फिर ऐसे ही पढ़ने का क्या मतलब है? मतलब यू आर रीडिंग इट एंड फॉरगेटिंग इट. पाकिस्तानी तालिबान को जानते हैं किस नाम से? तारीख ए तालिबान. TIT बताया था ना. तारीख ई तालिबान विच इज द विंग इन पाकिस्तान. और अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसको तालिबान ही कहते हैं. अफगानिस्तान में जो तालिबान ने अभी टेक ओवर किया है गवर्नमेंट का, व्हाई इट हैज हैपेंड, आई गेस मालूम है रीजन? वंशिका बताएगी. अचानक से अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई और एक टेररिस्ट आतंकवादी संगठन ने वहां पे टेक ओवर कर लिया और गवर्नमेंट बना दिया. दे हैव क्लेम्ड द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान.
They have called Afghanistan as Islamic State of Afghanistan now. So why this has happened? क्यों हुआ है? अभी तक क्यों नहीं हुआ और अचानक से अभी क्यों हुआ 2021 में? Raise your hands if you know the answer. The reason goes back to the time when the America came to Afghanistan. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक किया था लश्कर ताइबा ने, ठीक है, जिसको तालिबान ने शय दे दी थी अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में। ऐसा अमेरिका को लगा और ऐसा हुआ भी था, ठीक है। ही वॉज नॉट देयर बट ट्रेनिंग कैंप वगैरह सब शय मिली थी, ठीक है। तो अमेरिका ने बदला लेने के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अटैक हुए थे 2001 में, उसका बदला लेने के लिए तालिबान को जड़ से हटा दिया था अफगानिस्तान में। एंड विद द हेल्प ऑफ अमेरिका ओनली elections were conducted in Afghanistan and new democratic president was elected that time. So we have read all of this, we know this entire story. जो आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको नहीं पता होगा, बट आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इवेंचुअली द गवर्नमेंट वाज फॉर्म विद द सपोर्ट ऑफ यूएस इन अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान को कहीं ना कहीं ये डर था कि अभी हमारी नई नई सरकार बनी है, हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है, हमने उनको इतना ज्यादा ट्रेन नहीं किया है, तो हो सकता है कि तालिबान दोबारा से पावर में आ जाए। तो अमेरिका ने क्या बोला, वी विल रिमेन इन अफगानिस्तान। अमेरिका ने अपने बहुत सारे सैनिकों को परमानेंटली स्टेशन कर दिया था अफगानिस्तान में। एंड अपार्ट फ्रॉम अमेरिका देयर आर अदर कंट्रीज ऑल्सो विच वे आर स्टेशनड इन अफगानिस्तान, द सोल्जर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो। वाई? ये क्या कहलाते हैं? नेटो फोर्सेस। क्यों? नेटो क्या होता है? मनप्रीत, नेटो क्या होता है? व्हाट इज नेटो? मनप्रीत हो? व्हाट इज दिस? नेटो होता क्या है? नेटो इज द मिलिट्री अलायंस ऑफ 30 यूरोपियन कंट्रीज। 30 यूरोपियन कंट्रीज का एक मिलिट्री संगठन है, अलायंस है। अब ये अलायंस क्यों बना और ये क्या कहता है? यूरोपियन कंट्रीज यूजुअली बहुत छोटे छोटे देश हैं। इंडिपेंडेंटली अगर आप इन कंट्रीज को देखेंगे तो ये आर वेरी वेरी स्मॉल, लाइक जर्मनी, स्पेन, इटली। एरिया वाइज एंड मिलिट्री वाइज दे वर नॉट वेरी पावरफुल कि वो इंडिपेंडेंटली किसी कंट्री से फाइट कर सके। तो व्हाट दीज कंट्रीज थॉट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दैट वाज इन 1949, इन कंट्रीज ने बोला कि हम एक मिलके एक मिलिट्री संगठन बनाते हैं एंड वी विल फंक्शन ऑन वन ऑब्जेक्टिव, ऑन वन मोटिव, दैट इज कि यदि कोई बाहर से हम में से किसी भी एक कंट्री पे अटैक करता है ऑन एनी ऑफ द, उस समय 28 मेंबर्स थे, अब बढ़ गए हैं 30 हो गए हैं, तो यदि हम में से किसी पर भी कोई बाहरी ताकत हमला करती है तो ऑल ऑफ अस विल अटैक टुगेदर ऑन दैट थर्ड पार्टी। तो दिस वाज मेंशन इन द आर्टिकल 5 ऑफ द NATO Charter, NATO Declaration that was under Washington Treaty of 1949. Again we have discussed everything. ठीक है, तो इसी इंटेंशन के साथ जब अमेरिका में 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ तो ऑल द नेटो फोर्सेस अलोंग विद अमेरिकन फोर्सेस दे केम टू अफगानिस्तान। वहां से तालिबान को जड़ से हटा दिया, वहां पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाए, वहां प्रेसिडेंट बना और फाइनली फिर उनकी आर्मी को ट्रेन करने के लिए नेटो फोर्सेस वहां रुक गए। बट नेटो फोर्सेस में ज्यादातर जो सोल्जर्स थे वो अमेरिकन सोल्जर्स थे। अब अमेरिका को सोचो, अपने पॉकेट से पैसा खर्चा करके अपने सोल्जर्स को अफगानिस्तान में रखना पड़ रहा था। एंड दिस कंटिन्यूड फ्रॉम 2001 टिल 2021। एंड ऐसा बोलते हैं कि ऐसा करने में उनके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो गए, ऑलमोस्ट 1 to 2 ट्रिलियन डॉलर्स उनके खर्च हो गए। ऐसा एक एस्टिमेट है, अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग फिगर्स आए हैं कि भाई बहुत खर्चा किया यूएसए ने, बट अल्टीमेटली मार किसको झेलनी पड़ रही थी? यूएसए को। यूएसए को क्या पड़ी थी कि वो अपने पॉकेट से पैसा खर्चा करेगी और अपने सोल्जर्स को कहां रखेगी? अफगानिस्तान में, टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। तो इवेंचुअली द अमेरिकन सिटीजन्स दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस टू देयर गवर्नमेंट्स कि आप क्या कर रहे हैं, आप हमारा पैसा अफगानिस्तान के लिए क्यों खर्च कर रहे हैं? सो जब नए प्रेसिडेंट बनते थे तो दे यूज्ड टू से कि हम अपने सोल्जर्स को वापस बुला लेंगे, वी विल नॉट स्पेंड मनी ऑन अफगानिस्तान, वी विल स्टार्ट स्पेंडिंग मनी ऑन आवर ओन सिटीजन। और यही किया डोनाल्ड ट्रंप ने। जब डोनाल्ड ट्रंप 2017 में प्रेसिडेंट बने, उन्होंने धीरे धीरे करके अपने सारे अमेरिकन सोल्जर्स को वापस बुलाना शुरू कर दिया एंड ही साइंड वन अकॉर्ड विद तालिबान दैट वाज कॉल्ड एज दोहा अग्रीमेंट, या उसे बोला जाता है आसान भाषा में तालिबान पीस डील। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिलकर एक अग्रीमेंट किया था, दैट वाज तालिबान पीस डील,
जिसमें उन्होंने ये बोला था कि आप अफगानिस्तान की सरकार मिलकर अंदरूनी समझदारी से आपस में बातचीत करके एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाइए, पावर शेयरिंग करिए, एंड अमेरिका विल विथड्रॉ ऑल द सोल्जर्स फ्रॉम अफगानिस्तान. So as soon as Joe Biden became the next president, he decided to withdraw all the soldiers, थोड़े बहुत जो रह गए थे. लेकिन by that time तालिबान जो था वो बहुत aggressive हो गया and they immediately threatened to all the American soldiers कि 2 दिन का टाइम है, खाली करो और निकलो. और एकदम से उन्होंने पावर टेक ओवर कर लिया था. The president had to run away to save his life, the president of Afghanistan. तो अचानक से तालिबान ने वहां पे कब्जा कर लिया और पूरा जो देश था वहां आतंक फैल गया. पीपल स्टार्टेड रनिंग, दे स्टार्टेड क्लाइंबिंग ऑन द एयरक्राफ्ट जो भी एयरपोर्ट पे मौजूद थे कि कौन सा देश कहां ले जाए, बस हम जान बचा के भाग जाएं. तो वी हैव रेड दैट एंटायर स्टोरी. सो फाइनली टू कमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट कि अब अफगानिस्तान में क्या होगा. यू नो दैट डू वी डायरेक्टली शेयर बॉर्डर विथ अफगानिस्तान? इंडिया क्या डायरेक्टली अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है? हाउ मेनी ऑफ यू से यस एंड हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव नो? दैट्स अ डिस्प्यूटेड बॉर्डर. कौन सा? पीओके, गिलगिट बल्तिस्तान के क्रॉस वी शेयर बॉर्डर विथ अफगानिस्तान बिकॉज वो पाकिस्तान डायरेक्टली शेयर कर रहा है अफगानिस्तान के साथ, बट वी क्लेम दैट टू बी द इंडियन टेरिटरी. तो इन अ वे यस वी शेयर, दैट इज अ डिस्प्यूटेड रीजन. ओके. और इसके अलावा भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा अफगानिस्तान में खर्चा किया था, बहुत सारे वहां पे पावर प्रोजेक्ट्स में स्पेंड किया था. वहां की इनफैक्ट जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग थी वो इंडिया ने बनवाई थी, डैम बनवाए थे वहां पे. सो वी हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी. ठीक है. नाउ दैट रीजन अफगानिस्तान वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट था. ठीक है. यू नो दैट इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस कुछ खास अच्छे नहीं थे. ठीक है. एंड पाकिस्तान के रिलेशंस इंडिया से अच्छे नहीं होने की वजह से वी नीडेड एन ऑल्टरनेटिव रूट टू ट्रैवल टू द कंट्रीज इन यूरेशिया. दैट इज कौन से कंट्रीज? कौन से कंट्रीज में ट्रैवल करना चाह रहे थे हम? नाउ इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट बॉर्डर शेयर कर रहा है, बट यू नो दैट इन द नॉर्थ देयर आर हिमालयन माउंटेन्स, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू नो टू ट्रैवल टू ए हायर एल्टीट्यूड. उतने एल्टीट्यूड पे जाके ट्रेड कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं था. सो वी नीडेड ऑल्टरनेटिव. इस तरफ तो पूरा माउंटेनियस रीजन है. द ओनली रूट इज दिस वे. अगर पाकिस्तान के साथ रिलेशंस खराब है और वो अपना एयर स्पेस हमको यूज नहीं करने दे रहा है, तो वी नीड दिस अफगानिस्तान. तो अफगानिस्तान, ईरान के साथ भी हमारे रिलेशंस हमने इसलिए मेंटेन किए. वी विल ट्रैवल बाय दिस रूट. ईरान, अफगानिस्तान से होते हुए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये वाले रीजन के साथ ट्रेड कंडक्ट करने के लिए वी नीडेड टू हैव बेटर रिलेशंस विद अफगानिस्तान. तो दैट वाज आवर इंटेंशन, दैट वाज बोलना चाहिए आवर क्या वर्ड होना चाहिए, हमारी डिमांड, हमारी नीड. दैट वाज आवर नीड, इंडियन नीड, कि हमें अगर इस रीजन से ट्रेड कंडक्ट करना है तो वी नीडेड ऑल्टरनेटिव अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान. और आपको मालूम है पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ ही हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है पिछले 1.5 साल से. इंडिया राइट नाउ इज हैविंग द स्टैंड ऑफ विद चाइना ऑल्सो. द LAC बॉर्डर आपने पूरा पढ़ा होगा. वी हैव हैड सो मेनी डिस्प्यूट्स अक्रॉस अरुणाचल ऑल्सो, अक्रॉस लद्दाख ऑल्सो. कौन कौन से डिस्प्यूट हुए हैं पिछले साल भर में? कैन यू नेम सम डिस्प्यूट्स? डोकलाम तो इट वॉज अक्रॉस भूटान, ट्राइलेटरल था वो. गलवान वैली डिस्प्यूट, पैंगोंग सो लेक डिस्प्यूट, काला टॉप डिस्प्यूट, इतने सारे इशू हुए पिछले 1 साल में चाइना के साथ. ठीक है. एंड ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान के साथ तो हमारे डिस्प्यूट्स चल ही रहे. अब ये पूरा रीजन जो है ये पॉलिटिकली बहुत ही अनस्टेबल हो गया है. तो दिस रीजन इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑल द बॉर्डरिंग कंट्रीज एज वेल. तो ऑल दीज कंट्रीज वेर वरीड, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान एंड इंडिया ऑब्वियसली. आपने ये भी पढ़ा था बहुत सारे लोग जो अफगानिस्तान छोड़ छोड़ के भागे वो माइग्रेट करके कहां जाएंगे? इन्हीं देशों में जाएंगे. तो ये कंट्रीज भी कंसर्न थे कि हाउ कैन वी टेक सच अ हेवी इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम अफगानिस्तान और उनकी जवाबदारी कौन लेगा. तो दैट वाज आल्सो अ इशू.
इसलिए इंडिया ने रीजनल डायलॉग कंडक्ट करने के लिए 9 देशों को इनवाइट किया था. इंडिया बेसिकली इनवाइटेड 9 कंट्रीज टू पार्टिसिपेट ऑन दी समिट रिलेटेड टू अफगानिस्तान, जिसमें से रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान, सारे स्थान वाले जितने देखे आपने यूरेशिया में, और मेन इसमें थे पाकिस्तान और चाइना. 9 कंट्रीज को इनवाइट किया था. चाइना और पाकिस्तान ने मना कर दिया एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि वो तो कभी हमारे साथ मिलकर चलेंगे नहीं. रशिया और ईरान जरूर आए थे, ठीक है, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे. तो ऑल दीज फैक्ट्स यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू लर्न दीज फैक्ट्स कि कौन कौन एब्सेंट था, कौन कौन आया था. तो 2 कंट्रीज ने डिनाई कर दिया कि भाई, मतलब दे डिड नॉट गिव एनी रीजन ऑल्सो, एनी एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, बस उन्होंने सीधे डिनाई कर दिया, दे वर एब्सेंट. ठीक है. नाउ ये सारे कंट्रीज के नाम जो है 9 में से 7 किस किसने पार्टिसिपेट किया. यू नीड टू लर्न ऑल दीज नेम्स, लर्न इट इमीडिएटली. कौन कौन आया था? रशिया, ईरान के साथ. के से 2 हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान. टी से 2 है ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और बचा एक उज्बेकिस्तान. ठीक है. नाउ ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, दिस वाज द 3rd रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग. पहले 2 हो चुके हैं. पहला हुआ था सितंबर 2018 में, दूसरा हुआ था दिसंबर 2019 में. ठीक है. नाउ अब इमीडिएटली व्हाई वी नीड टू फोकस ऑन द इश्यूज ऑफ अफगानिस्तान. यू नो व्हाट हैज हैपेंड. ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ है. व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस? क्या हो रहा है अफगानिस्तान की आज के हालात में आपसे बोलूं तो, हैज एनी कंट्री, आंसर दिस थिंग, क्या किसी भी कंट्री ने दुनिया में तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया है? Has any country in the world recognized Taliban government? None of the government has officially recognized Taliban government. अभी तक किसी ने भी ऑफिशियली उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है. प्लस उन पे बहुत सारे इंटरनेशनल सैंक्शंस इंपोज किए जा चुके हैं. लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एंड सैंक्शंस हैव बीन imposed already. So is it possible for any country which already do not have any economic, backup, क्या वो आइसोलेट होकर सरवाइव कर पाएगा? नहीं. तो ऑलरेडी उनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा क्राइसिस में है. दे आर फेसिंग इंटरनेशनल सैंक्शंस. पीपल डू नॉट हैव फूड टू ईट, पीपल डू नॉट हैव फ्यूल, दे डू नॉट हैव एनी मनी. इट इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स ऑलमोस्ट. तो तालिबान की जो गवर्नमेंट है अब वो क्या प्लेज कर रही है? We will try to form the inclusive government. What do you mean by this word? Inclusive. The people के public opinions को भी matter करती है हम लोग, मतलब stable government and with the Inclusive का सही मतलब क्या होता है? सोचो. including the people and the वो जो पहली government बनी थी उसको मिला के पार्टिसिपेट. उनकी सहमति के साथ Inclusive का यहाँ पे मतलब है we will include all the communities and all the classes of the society. ठीक है. सभी तरह के जो वहां पे एथनिक ग्रुप्स हैं, जो रिलीजन के लोग हैं, जो अलग अलग बोलना चाहिए आइडियोलॉजीज के बिलीफ के लोग हैं, सबको शामिल करते हुए वो सबको रिप्रेजेंटेशन देंगे सरकार में, एंड दे विल फॉर्म द इंक्लूसिव गवर्नमेंट. दैट इज द मेजर आइडिया बिहाइंड दिस एंटायर समिट कि हम चाहते हैं कि तालिबान की सरकार एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने. दे शुड टेक, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, इस्लाम में बेसिकली 2 अलग आइडियोलॉजीज होती हैं, 2 मेन आइडियोलॉजीज होती हैं, शिया और सुन्नी मुस्लिम. इनके अलावा वहां पे और भी कई तरह के मुस्लिम्स हैं, जैसे कि हजारा इज वन ऑफ द मेजर एथनिक कम्युनिटी इन अफगानिस्तान. और भी बहुत सारे लोग हैं. तो ये बोल रहे हैं कि आप सबको शामिल करिए सरकार बनाने में, सबकी आइडियोलॉजी को आप इन्वॉल्व करिए. यू शुड हैव द इंक्लूसिव गवर्नमेंट. दूसरा, यू नो दैट अफगानिस्तान का क्लाइमेट जो है, दिस इज वेरी सुटेबल फॉर ग्रोइंग ओपियम, है ना. वहां बहुत ज्यादा ड्रग्स वगैरह जो होती हैं, ऐसी बोलना चाहिए क्रॉप की वहां पे प्रोडक्शन होती है विच इज बैन इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज. तो वहां ड्रग ट्रैफिकिंग, अब देखो यदि कोई भी तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, उनको कुछ भी नहीं देगा, तो आर दे गोइंग टू सिट क्वाइट? वो क्या करना शुरू कर देंगे? ओपियम बेचना शुरू कर देंगे, स्मगल करना शुरू कर देंगे, बिकॉज दे वांट टू अर्न सम मनी सम और दी अदर वे. तो उनके लिए ड्रग ट्रैफिकिंग वुड बी द गुड सोर्स. तो ड्रग ट्रैफिकिंग को बढ़ावा ना मिले, इसकी हमें कोशिश करना चाहिए. इसलिए इंडिया की तरफ से एक डिक्लेरेशन दिया गया, एंड दैट डिक्लेरेशन वाज कॉल्ड एज, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दिस समिट? व्हाट वाज दैट डिक्लेरेशन कॉल्ड एज?
Delhi Declaration, because ये समिट दिल्ली में हुआ है. The outcome of the summit is Delhi Declaration. इसमें कई सारे पॉइंटर्स मेंशन किए गए हैं, जिसमें से एक बात है इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की, दूसरी बात है कि तालिबान किसी भी तरह से अफगानिस्तान की जमीन को यूज ना करने दे किसी भी टेररिस्ट आउटफिट को. They should not give any shelter, any training, any kind of, supply to any terrorist outfit. This is what other countries expect from Taliban. The land of Afghanistan should not be used by any force, by any terrorist force. ठीक है, ये दूसरा एजेंडा है. तीसरा जो मैंने बताया कि we want to resolve humanitarian crisis in Afghanistan. खाने पीने को यदि नहीं है तो इंडियन गवर्नमेंट ने आगे बढ़ के बोला कि हम आपको अनाज सप्लाई करते हैं, हम आपको ह्यूमैनिटेरियन एड देंगे, बिकॉज इट इज कोविड टाइम, सो वी वांट टू प्रोवाइड यू ह्यूमैनिटेरियन एड, मेडिसिन, दवाइयां, जो भी चाहिए आपको, हम आपको सप्लाई करने के लिए तैयार है. प्लस क्योंकि पाकिस्तान ने बाइकआउट किया, पाकिस्तान नहीं आया, तो इंडिया ने ये भी बोला पाकिस्तान नहीं आया ठीक है, बट पाकिस्तान को इंडिया को नहीं रोकना चाहिए अपना एयर स्पेस यूज करने के लिए. वी आर रेडी टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन हेल्प टू अफगानिस्तान, एंड दिस इज व्हाट अदर कंट्रीज शुड ऑल्सो कन्विंस पाकिस्तान. बाकी देशों को भी बोलना चाहिए. इन द सेम समिट अदर कंट्रीज ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक्ट्स विच आर डन बाय द पाकिस्तान. बाकी देशों ने बोला कि इंडिया को बहुत जो झेलना पड़ रहा है, बॉर्डर के अक्रॉस जिस तरह के अटैक हो रहे हैं, ये बोलना चाहिए ना, इसकी हम निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं. तो सारे कंट्रीज ने एक साथ मिलकर बोला ये जो हो रहा है कश्मीर का इश्यू जो है ये नहीं होना चाहिए, इस तरह से क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो देयर वर सेवरल एजेंडाज. इसके बाद एजुकेशन को लेके बात की कि भाई वुमेन एंड चिल्ड्रन की आप एजुकेशन को ना रोकें. तालिबान की आइडियोलॉजी से सब वाकिफ है, हमने पढ़ा हुआ है. जो वुमेन और गर्ल की एजुकेशन को सही नहीं मानते हैं, पूरी तरह से उन्हें बुर्का या पर्दा में रहने की बात करते हैं, तो आप अपने रिलीजन को फॉलो करिए, बट आप वुमेन और चिल्ड्रन की एजुकेशन को रोकिए मत, वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करिए. तो ये सारी बातें वहां पे बोली गई हैं. ठीक है, जिसमें ईरान ने भी सपोर्ट किया, जिसमें रशिया ने भी सपोर्ट किया, और बाकी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे सभी ने सपोर्ट किया. सो देयर वर सर्टेन एजेंडाज. इनको क्या बोला गया? दिल्ली डिक्लेरेशन. जिस दिन ये समिट हुआ और पाकिस्तान और चाइना ने बाइकआउट किया, उसके कुछ ही समय बाद पाकिस्तान ने अलग से अपनी एक मीटिंग कंडक्ट करवाई, जिसको बोला जाता है ट्रॉयका. ट्रॉयका मतलब तीन. तो यूजुअली पाकिस्तान ने पहले भी ट्रॉयका मीटिंग कंडक्ट करी है, पहले समझ लो फिर पढ़ना. पाकिस्तान ने पहले भी ट्रॉयका मीटिंग कंडक्ट करी. ट्रॉयका मतलब 3 देशों को इन्वॉल्व करके वो मीटिंग करता है फॉर रीजनल सिक्योरिटी. एक है उसका BFF चाइना, दूसरा है उसका एक्सपेक्टेड BFF USA, जिसको वो सोचता है कि हमारे बेस्ट फ्रेंड बन जाए ताकि हमें बहुत सारी ग्रांट्स और लोन्स वगैरह मिलते रहे. तो वन वॉज USA, वन वॉज चाइना एंड पाकिस्तान. इन तीनों देशों ने मिलकर ट्रॉयका मीटिंग कंडक्ट की, बट इस बार हुआ एक्सटेंडेड ट्रॉयका. एक्सटेंडेड ट्रॉयका मतलब चौथा देश भी इन्वॉल्व किया गया, रशिया को भी इन्वॉल्व किया, और प्लस जो इंडिया ने नहीं किया वो पाकिस्तान ने किया. इंडिया ने अपनी NSA मीट में अफगानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं बुलाया था ना, पाकिस्तान ने अफगानी डेलीगेट्स को भी बुलाया, तालिबान गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी बुलाया, और उनके साथ ये ट्रॉयका एक्सटेंडेड मीटिंग कंडक्ट करी. रिकॉग्नाइज नहीं किया, हाँ, यस, बट भाईचारा दिखाने के लिए, पाकिस्तान ये बताने के लिए कि वी आर रेडी टू सपोर्ट यू, दो अभी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है तालिबान को उन्होंने भी, बट दिखाने के लिए कि वी ऑल्सो वांट रीजनल सिक्योरिटी एंड वी ऑल्सो वांट यू टू फॉर्म द इंक्लूसिव गवर्नमेंट, वी वांट यू टू टेक केयर ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज. पाकिस्तान ने उनको भी बुलाया. तो 4 देशों ने ट्रॉयका एक्सटेंडेड मीटिंग में पार्टिसिपेट किया. कौन कौन से देश थे? पाकिस्तान, चाइना, रशिया, USA, और कौन आया? अफगानिस्तान का डेलीगेट. और बिल्कुल वैसे ही पॉइंट जो दिल्ली डिक्लेरेशन में दिए गए थे, बिल्कुल वैसे ही पॉइंट यहां ट्रॉयका एक्सटेंडेड मीटिंग में भी दिए गए. सेम पॉइंट्स, बिल्कुल सेम, कि हम वुमेन और चिल्ड्रन की एजुकेशन चाहते हैं, इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज को कर्ब करो. तालिबान को खुद को
एक प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है। तालिबान ने भले ही अफगानिस्तान में टेक ओवर कर लिया है, बट दे आर ऑल्सो फेसिंग वन मेजर प्रॉब्लम एंड दैट इज उससे भी बड़ी प्रॉब्लम, उनके बहुत बड़े दुश्मन हैं जो उनको हटाने पे तुले हुए हैं। यस, ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, सीरिया, जिसको ISIL भी बोलते हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लिवेंट। ISIS एक और बड़ा आतंकवादी संगठन है, आपको मालूम है। तो ISIS डजंट रिकॉग्नाइज तालिबान टेक ओवर ऑन अफगानिस्तान। अब ISIS जो है वो तालिबान के टेक ओवर से खुश नहीं है। आप बोलोगे मैम ये भी इस्लामिक ग्रुप है, टेररिस्ट आउटफिट, ये भी इस्लामिक ग्रुप है, टेररिस्ट आउटफिट, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मिलके कर लेना कंट्रोल। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। ISIS चाहता है खलीफा प्रिवेल हो। ISIS की आइडियोलॉजी है कि हमारा एक होगा खलीफा, ही विल बी द लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। ऑल द मुस्लिम कंट्रीज इन द वर्ल्ड दे हैव टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ दिस खलीफा। उनकी अब अलग आइडियोलॉजीज है। मॉडर्न एजुकेशन इज अ सिन, women and children should not receive any, मतलब गर्ल चाइल्ड should not get any education, बुरके में रखो, मतलब दे ट्रीट फीमेल एज अ स्लेव। ठीक है, तो उनकी आइडियोलॉजीज एकदम अलग है। तालिबान इतना ज्यादा कट्टर नहीं है बट इतना भी ज्यादा नहीं है जितना ISIS है। ठीक है, तो अब ISIS तालिबान के टेक ओवर से खुश नहीं है। तो आपको मालूम है कि तालिबान के टेक ओवर करने के बाद ISIS ने एयरपोर्ट पे अटैक किया था। Can anyone tell me what is that wing of ISIS which is present in Afghanistan? उसका एक अलग नाम है उसके, ISIS-K, ISIS खोरासान। सब भूल गए? प्रवचन चल रहे, सुन लिया, पंडित जी ने बोला स्वाहा, हमने कर दिया स्वाहा, मंत्र नहीं मालूम, तो पता होना चाहिए ना ISIS-K। तो that was Khorasan. ISIS-K is a wing of ISIS which is particularly protesting against Taliban takeover in Afghanistan. ठीक है, तो ये सारे नाम याद रखो क्योंकि वही इश्यूज हैं। सेम इश्यू जो था ये आपके 2021 के पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है, 2020 में भी एक कहीं ना कहीं एक पैसेज था ट्रंप वाला, पीस डील वाला। तो ये आते हैं, ये इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अगले बार भी इंपॉर्टेंट होगा, अगले साल के लिए भी। तो यू हैव टू लर्न ऑलमोस्ट एवरी फैक्ट। जो भी आप टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करते रहो क्योंकि वही चीजें बार बार अखबारों में है। नेक्स्ट वाला मैंने लिखे नहीं है पर वही सारे पॉइंट्स है रिपीटेड। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मुझे आप लोगों से पहले पूछना है, ठीक है? तो लेट मी से आप लोगों ने ये इशू पढ़ा है कि नहीं और आप लोगों को क्या मालूम है? एथनिक मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन, कल्चर को फॉलो करते हैं। एक पर्टिकुलर प्रांत, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी की जो भाषा है, जो क्विजिन है, जो ट्रेडिशन है, उसको बोला जाता है एथनिक। ठीक है, टर्किक मतलब क्या होता है? टर्किक, देयर इज अ वर्ड। टर्किश नहीं बोला मैंने। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टर्किश दैट बिलोंग्स टू टर्की एंड टर्किक या तुर्किक या तुर्की। अब आप बोलो मैम टर्की भी लग रहा है, तुर्कमेनिस्तान भी लग रहा है। ये तुर्कमेनिस्तान है और टर्की से कोई लेना देना नहीं है। आपने पूछा तो है। अच्छा, चलो वापस चलते हैं। दिस इज द कैस्पियन सी, ठीक है, लिखा हुआ नहीं है, एंड दिस इज ब्लैक सी। ठीक है, ये वाला जो पूरा बेल्ट है तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सी से होता हुआ ब्लैक सी तक, अजरबैजान, टर्की, जॉर्जिया,
ठीक है, सीरिया, ये वाला जो पूरा बेल्ट है ना, यहां पर बोले जाने वाली जो भाषाएं हैं, यहां पर फॉलो किया जाने वाला जो कल्चर है, बेसिकली इसको कहते हैं टर्किक ओरिजिन. इट कैन बी कॉल्ड एज अ टर्किक लैंग्वेज. देयर आर 35 डॉक्यूमेंटेड टर्किक लैंग्वेज विच आर स्पोकन इन दिस पर्टिकुलर रीजन, विच आर नेटिव टू दिस पर्टिकुलर रीजन. इसको एल्शिया भी बोलते हैं. मैंने पहले भी पढ़ाया था जब मैंने अर्मेनिया अजरबैजान इशू कराया था. नहीं मालूम है आप लोगों को याद है कि नहीं, अर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट पढ़ाया था. ALTIA, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. याद नहीं आ रहा, नहीं पढ़ा है तो अभी समझ लो. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, या मैं बोलूं द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप, और आई शुड से साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप, या साउथ वेस्टर्न एशिया. सारे टर्म्स क्लियर है? साउथ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्टर्न यूरोप, नॉर्दर्न अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, इन रीजन्स में बोले जाने वाली 35 ऐसी डॉक्यूमेंटेड भाषाएं हैं जिनको टर्किक लैंग्वेज बोला जाता है. जैसे कि अर्मेनिया अजरबैजान में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? नागोर्नो काराबाख, मतलब यहां पर भी एक एथनिक ग्रुप है जो ऑलमोस्ट सेम लैंग्वेजेस बोलता है. ये ग्रुप कहता है कि हम अर्मेनिया को बिलोंग करते हैं, बट अजरबैजान उसको कंट्रोल करता है. तो यही लैंग्वेज, प्रांत, सब कुछ बहुत सारा सेम है. ठीक है, सो इट्स वेरी बोलना चाहिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइसोलेट द रीजन्स. लेकिन बॉर्डर बन गए हैं, देश की बॉर्डर डिसाइड हो गई है. ठीक है, अब हम बात करते हैं. सो टर्किक लैंग्वेज, इट इज relating to denote a large group of the closely related Altic languages of the Western and Central Asia that includes Azerbaijani, Kazakh जो कजाकिस्तान में बोली जाती है, किर्गिज जो किर्गिस्तान में बोली जाती है, उइघुर, उज्बेक एंड तातर. सो ये वैसी लैंग्वेजेस हैं, इनको कॉमनली रिफर किया जाता है एज टर्किक लैंग्वेज. ये टर्की से भी बिलोंग करती है, टर्की में भी बोली जाएंगी. ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा पैन टर्किज्म के बारे में. हैव यू read the word pan Turkism? This is very important. Who is the president of Turkey right now? Erdogan. Recep Tayyip Erdogan. और रिसेप तैयप अर्दोगान के बारे में मुझे कौन बता सकता है कि हाउ इज हिज फॉरेन पॉलिसी? कैसी आइडियोलॉजी है रिसेप तैयप अर्दोगान की? इस्लामिक कंट्रीज को सपोर्ट करता है. प्रेसिडेंट ऑफ टर्की जो है, इनका नाम है रिसेप तैयप अर्दोगान, एंड ही इज अ बोलना चाहिए प्योर इस्लामिस्ट. और अभी जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है रिगार्डिंग अदर कंट्री, स्पेशली मैं इंडिया की बात करूं तो वो बहुत एंटी इंडिया स्टांस लेके चलते हैं. ये इस्लामिज्म को बहुत प्रमोट कर रहे हैं और अपने लोगों से बोल रहे हैं कि आप रिलीजन को ज्यादा महत्वता दो. ठीक है, पहले एक काउंसिल हुआ करता था, दैट वाज कॉल्ड एज अ टर्किक काउंसिल. इसका पूरा नाम था कोऑपरेशन काउंसिल ऑफ टर्किक स्पीकिंग स्टेट्स. क्या नाम था? जिसका गठन हुआ था 2009 में. 2009 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम गोइंग टू आस्क दिस टाइम इन मॉक. देखते हैं कि कौन सॉल्व करेगा. तो 2009 में इस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था, काउंसिल ऑफ टर्किक स्पीकिंग स्टेट्स, जिसमें 4 फाउंडिंग मेंबर्स थे. कौन कौन से? कौन फाउंडिंग मेंबर्स थे? अगेन अजरबैजान, टर्की, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये चारों. तो इन चारों ने मिलकर 2009 में, क्योंकि ऐसे देश थे जहां पे टर्किक भाषाएं बोली जाती हैं, तो इन्होंने एक काउंसिल का गठन किया. काउंसिल का मतलब क्या था कि हम आपस में किस तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाएंगे. तो ये चारों कंट्रीज आपस में बात करते थे कि वी विल कंडक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ट्रेड करेंगे, एजुकेशन के मैटर्स में एक दूसरे को प्रमोट करेंगे, रिसर्च में, फंडिंग में, तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे. ठीक है, धीरे धीरे इनके मेंबर्स बढ़ते गए. और जैसा कि अभी आपने पढ़ा होगा, इफ यू हैव रेड इन करंट अफेयर्स, इस काउंसिल का 8वां समिट अभी रिसेंटली हुआ है इस्तांबुल में. इस्तांबुल इज अ सिटी इन वेयर? इस्तांबुल इज अ सिटी इन टर्की, बट इट इज नॉट द कैपिटल ऑफ टर्की. टर्की का कैपिटल है अंकारा. टर्की का कैपिटल है अंकारा, लेकिन इस्तांबुल का एक दूसरा भी, सॉरी, टर्की का एक दूसरा शहर है इस्तांबुल. एंड इस्तांबुल को बोला जाता है
commercial capital भी, and basically it is a connecting link between Asia and Europe. इस्तांबुल आधा एशिया में आता है और आधा यूरोप में आता है, इसलिए इसको याद रखना, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एशिया एंड यूरोप. तो इस्तांबुल में 8वां समिट हुआ काउंसिल ऑफ टर्किक स्पीकिंग स्टेट्स का, जिसमें किसको ऐड कर दिया गया? तुर्कमेनिस्तान वाज एडेड एज अ ऑब्जर्वर मेंबर. अब ये समिट चेयर किसने किया था? ये समिट चेयर किया था, पढ़ा है? दिस समिट वाज चेयर्ड बाय किर्गिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिनका नाम है नूर सुल्तान नजरबायेव. ही वाज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिस्तान. ठीक है, नूर सुल्तान नजरबायेव ने इसको चेयर किया था, और इसी समिट के दौरान इस काउंसिल का नामकरण कर दिया गया, नाम बदल दिया गया. नाउ इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स, OTS. क्या नाम हो गया? पहले क्या नाम था? कॉपरेशन काउंसिल ऑफ टर्किक स्पीकिंग स्टेट्स. कब बना था कॉपरेशन काउंसिल? किसने बनाया था? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, 2 केस, टर्की एंड अजरबैजान. और अब इसमें और मेंबर बढ़ गए, ऑब्जर्वर मेंबर्स भी बढ़ गए, और नाम क्या हो गया है? OTS. इस पर्टिकुलर समिट में द पर्सन ऑफ इंपॉर्टेंस वाज रिसेप तैयब अर्दोगान. टर्की जो है, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टांस था. जैसा कि मैंने बोला, इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, इस्लामिज्म बढ़ाना चाह रहे हैं, और इन्हीं के बोलना चाहिए इनिशिएटिव की वजह से ऑर्गेनाइजेशन बना है. और दुनिया भर के जो ऑब्जर्वर्स हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं कि अब आगे ये क्या करेगा. रीजन बीइंग, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन एक इकोनॉमिक काउंसिल बन के रहेगा लाइक यूरोपियन यूनियन, और इज इट गोइंग टू बी अ मिलिट्री अलायंस लाइक नेटो? तो फिलहाल इस समिट में ये बोला गया, इसका जो डिक्लेरेशन था उसमें ये बोला गया कि अभी तक ये जो कंट्रीज थे, टर्किक स्पीकिंग कंट्रीज, ये आपस में बायलेटरल रिलेशंस मेंटेन कर रहे थे. नाउ वी विल मेंटेन मल्टीलेटरल रिलेशंस. क्या मतलब हुआ? अभी तक 2 देश आपस में रिलेशन मेंटेन कर रहे थे, जैसे अजरबैजान और टर्की. पढ़ा था ना, आर्मेनिया अजरबैजान के कॉन्फ्लिक्ट में टर्की किसका सपोर्ट कर रहा था? अजरबैजान का. वेपन्स भी पहुंचाए थे, उनकी मिलिट्री भी पहुंच गई थी सपोर्ट करने के लिए. राइट, पढ़ा था ना? हाँ. और यही वो कह रहे हैं कि अब हम मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट करेंगे, इस पूरे रीजन को प्रमोट करेंगे, ना सिर्फ 2 देश आपस में बायलेटरल टॉक्स करेंगे, पूरे प्रांत का डेवलपमेंट होगा. आपको ये जान के हैरानी होगी, आई डोंट नो इफ यू हैव रेड अबाउट दिस और नॉट, वेयर वाज COP26 समिट वाज हेल्ड दिस ईयर? ग्लासगो में हुआ, स्कॉटलैंड में. नरेंद्र मोदी गए थे. हु होस्टेड COP26? यूके और इटली ने होस्ट किया. फिजिकली द होस्ट वाज यूके. कौन है प्राइम मिनिस्टर यूके के? बोरिस जॉनसन. बोरिस जॉनसन ने जब ग्लासगो में समिट कंडक्ट कराने के बारे में सोची, तब उनको ये नहीं मालूम था कि 25,000 डेलीगेट्स आएंगे दुनिया भर से, 25,000 डेलीगेट्स, एंड ग्लासगो इज एरिया वाइज वेरी स्मॉल. अब हुआ ये कि बहुत सारे जो डेलीगेट्स थे, दे वर अलॉटेड 4 स्टार 5 स्टार होटल्स, रिजॉर्ट्स उनके लिए बुक किए गए. एंड वर्ल्ड लीडर्स को बोला गया कि क्योंकि ग्लासगो इज अ स्मॉल प्लेस, इतने ज्यादा रिजॉर्ट्स हमारे पास है नहीं, तो ग्लोबल लीडर्स विल हैव टू शेयर द रिजॉर्ट्स. एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी पूरी टीम चलती है. तो कई सारे ग्लोबल लीडर्स ने अपने होटल्स और रिजॉर्ट्स को शेयर किया, with the exception of 2 world leaders. One was नरेंद्र मोदी and Joe Biden. नरेंद्र मोदी को और इंडियन डेलीगेट्स को पूरा एक आइसोलेटेड जगह दिया गया, लोकेशन. उसी तरह से जो बाइडन को आइसोलेटेड लोकेशन दिया गया. और जब ये सारा अरेंजमेंट रिसेप तैयब अर्दोगान को पता चला कि इंडिया और USA को इस तरह से स्पेशल प्रिविलेज दिया जाएगा, उन्होंने पहले ही बायकॉट कर दिया COP26 को. और टर्की ने ये बोला था, आई एम बायकॉटिंग बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी रीजंस. आपने सिर्फ इंडिया और USA के प्रेसिडेंट को आइसोलेटेड लोकेशन दे दी. उनके डेलीगेट्स इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी इंपॉर्टेंट है, जो बाइडेन इंपॉर्टेंट है, और मेरा क्या? मेरे को तो सिक्योरिटी थ्रेट मिल जाएगा, मैं किसी के साथ क्यों होटल शेयर करूं? तो लॉट मेनी कंट्रीज बायकॉटेड COP26. हमने पढ़ा था, चाइना, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, टर्की,
ये नहीं पहुंचे थे COP26 में। अरे पूरा दिखाया था मैंने, कंटेंट भी शेयर किया है। हाँ मतलब नहीं आए थे मेन, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज नहीं पहुंचे तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ा, टर्की नहीं पहुंचा तो। लेकिन टर्की के प्रेसिडेंट अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे थे एंड ही वाज हैविंग एंटी इंडियन स्टांस। और आपको मालूम होगा जब पाकिस्तान कोशिश कर रहा था, एक और हमने टॉपिक पढ़ा था, रिमेंबर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो सऊदी अरेबिया हेड करता है। पाकिस्तान जब कोशिश कर रहा था कि OIC जो कि सऊदी अरेबिया हेड करता है, ये इंडिया को क्रिटिसाइज करे कि आपने जबरदस्ती कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया है बाय अबॉलिशिंग आर्टिकल 370। तो पाकिस्तान चाह रहा था कि सऊदी अरेबिया क्रिटिसाइज करे, नोबडी क्रिटिसाइज, टर्की सपोर्टेड पाकिस्तान। और फिर हमने ये भी पढ़ा है FATF के इश्यूज में, FATF याद है, सपोर्ट किया था पाकिस्तान को। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या होता है मुझे देवांशी बताएगी। वेट व्हाट इज FATF देवांशी? दो एजेंडा, जो कंट्रीज मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग करते हैं उनके ऊपर नजर रखने का काम करता है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। कितने मेंबर हैं? 39 मेंबर्स हैं, ठीक है। 2 ऑर्गेनाइजेशंस, 37 कंट्रीज। और FATF की 2 लिस्ट होती हैं, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में कौन कौन है? ब्लैक लिस्ट का मतलब इन देशों के ऊपर सैंक्शन लगे, कोई इनके साथ ट्रेड नहीं करेगा, बायकॉट कर दो। और ग्रे लिस्ट का क्या मतलब है? इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस तो लगे हैं और आने वाले टाइम पे इनको कोई लोन और ग्रांट भी नहीं मिलेगी अगर इन्होंने प्रोविजंस फॉलो नहीं किए। तो पाकिस्तान सिंस 2018 हैज बीन इन द ग्रे लिस्ट। इंडिया कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। जब भी मीटिंग होती थी FATF की, उसमें प्रोटोकॉल ये था कि यदि किसी 3 कंट्री ने पाकिस्तान को बचाने के फेवर में वोट कर दिया तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं भेजा जाएगा। तो हमेशा 3 कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, टर्की, चाइना, नहीं रशिया नहीं, क्या नहीं यूएई तो बिल्कुल नहीं। थर्ड मेंबर जो बता देगा उसको डेयरी मिल्क। 3 देश जो हमेशा पाकिस्तान को बचा लेते थे फ्रॉम गोइंग इनटू ब्लैक लिस्ट, देवे। यही तो प्रॉब्लम है, तुम लोग रिवाइज नहीं करते हो ना। चाइना, टर्की, मलेशिया। मलेशिया का भी एंटी इंडिया स्टांस है, ठीक है। मलेशिया डजंट सपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट। जकीर नायक, समझाया था मैंने ये इशू, वहां जाके बैठ गए, असाइलम ले लिया है, ठीक है। ही वॉज अ रिलीजियस, बोलना चाहिए, स्पीकर इन इंडिया, जो क्रिटिसाइज कर रहे थे इंडियन गवर्नमेंट को और रिलीजियस हेट्रेड प्रमोट कर रहे थे। मलेशिया की गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया है, ठीक है। सो बेसिकली मलेशिया ऑलवेज हैड एंटी इंडिया स्टांस और पाकिस्तान के फेवर में वोट करते आए। तो ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। व्हाट इज पाकिस्तान डूइंग, व्हाट इज टर्की डूइंग? टर्की एंड पाकिस्तान दे आर बिग टाइम फ्रेंड्स नाउ, ठीक है। एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? टर्की से क्या बेनिफिट है पाकिस्तान को? इस्लामिक स्टेट है, ठीक है, मुस्लिम कंट्री है, और वेपन सप्लाई करता है टर्की टू पाकिस्तान, ठीक है। वेपन के लिए बिग मार्केट है पाकिस्तान, यस। तो सोल्जर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट करते हैं मिलके, ठीक है। समझ में आया पूरा इशू? व्हाट इज पैन टर्किज्म? पैन टर्किज्म मतलब सब तरफ टर्किक लैंग्वेजेस का मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, मतलब टर्किक बोलने वाले जो देश हैं वो आपस में मिलके कोऑपरेट करेंगे और इस रीजन को डेवलप करेंगे। इसको याद रखना, द रीजन दैट आई टोल्ड यू बिटवीन कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी, दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, वर्ड सुना होगा आपने, कॉकेशियन, कॉकेशियन, ठीक है। दैट इज बिकॉज इट हैज अ कॉकस माउंटेन, कॉकसस भी बोलते हैं, कॉकेशियन रीजन भी बोलते हैं, कॉकसस, ठीक है। ये पूरा रीजन जो है, एंड ऑल्सो रिमेंबर एल्टिया, ALTIAN, अगर पैराग्राफ में कहीं आए तो समझ जाना वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका और द मिडिल ईस्ट,
क्लियर है? समझ में आ गया सबको ये टॉपिक? द लास्ट टॉपिक इज, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, आई डोंट नो, यूएस और चाइना के जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, चाइना का प्रेसिडेंट कौन है? चाइना की पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? दे हैव अ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, एक ही पार्लियामेंट है। और आपको मालूम है कि चाइना की पार्लियामेंट को कहते हैं नेशनल असेंबली, दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट, 2000 से ज्यादा डेलीगेट्स हैं उसमें, ठीक है? हाँ, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा कि भाई यूएस के भी जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, अभी आप लोग अगर करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो यू हैव बीन रीडिंग लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैव हैपेंड लास्ट ईयर between US of China, conflicts in the matter of trade, conflict in the matter of foreign policy, conflict in the Indian Ocean region. हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, साउथ चाइना सी के डोमिनेंस को लेकर यूएसए हैज बीन अपोजिंग। यूएसए बेसिकली बोलता है, डोनाल्ड ट्रम्प, मैं ही बोल लूं या तुम लोग पढ़ा लो? डोनाल्ड ट्रम्प बेसिकली ये बोलते हैं कि कोविड-19 जो है इट वाज अ चाइनीज वायरस। डोनाल्ड ट्रम्प तो बोलते हैं, अपनी स्पीच में भी बोलते आए हैं, चाइनीज वायरस, चाइना की लैब से बना हुआ वायरस है। तो बिल्कुल ये मानता आया है यूएस, और दुनिया भर में यही बोलता आया है कि इट वाज देयर लैब जनरेटेड वायरस, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने रेज किए कि हाउ कम चाइना ने इतनी जल्दी कंट्रोल कर लिया था, एंड हाउ कम उनको एंटीडोट पहले से मिल गया था, एंड द सिटीजंस हैव बीन वैक्सीनेटेड एंड ऑल दोस थिंग्स। और जबकि यूरोपियन देश थर्ड वेव फोर्थ वेव से स्ट्रगल कर रहे हैं, चाइना में सब नॉर्मल हो गया, स्टूडेंट्स में बैक टू स्कूल एंड ऑल। उसके बाद ट्रेड डिस्प्यूट भी चले हैं। अमेरिका और चाइना दोनों ही एक दूसरे का बहुत बड़ा मार्केट है। चाइनीज गुड्स अमेरिका में भेजे जाते हैं, अमेरिकन गुड्स चाइना में भेजे जाते हैं। कैन एनीवन एक्सप्लेन मी द मीनिंग ऑफ ट्रेड डेफिसिट? व्हाट इज ट्रेड? कौन है कॉमर्स वाला? कौन है? सब है? चलो राजवीर बताएगा। राजवीर टेल मी व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट? जब इंपोर्ट सरप्लस में हो जाते हैं और एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं तो वो ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और बेच कम पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रेड डेफिसिट। वेरी गुड। चाइना है, अमेरिका है। अमेरिका अपना सामान चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना अपना सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन चाइना कम इंपोर्ट कर रहा है और अमेरिका ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड डेफिसिट। तो अमेरिका हैज बीन कंप्लेनिंग फॉर इयर्स कि चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, और 2018 से इस ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए चाइना के ऊपर कई तरह के ड्यूटी इंपोर्ट कर दिए गए, इंपोर्ट ड्यूटीज। इसको ऐसे समझो, यदि कोई अमेरिका में एक बिजनेसमैन है, उस बिजनेसमैन को रॉ मटेरियल चाहिए, उसका स्टील का काम है, जिसको नहीं आता उसको बता रही हूँ, ठीक है? उसको रॉ मटेरियल चाहिए, स्टील चाहिए। अमेरिका में जो लोकली स्टील मैन्युफैक्चर होता है उसकी प्राइस ज्यादा है, और चाइना में जो स्टील मैन्युफैक्चर हो रहा है उसकी प्राइस कम है। सो जा तू, लुढ़क जा। अच्छा, तो स्टील की प्राइस चाइना की कम है। तो वो जो अमेरिका में बिजनेसमैन बैठा हुआ है, इफ ही हैज टू बाय ह्यूज क्वांटिटी ऑफ स्टील, उसके लिए क्या सस्ता पड़ेगा, चाइना से इंपोर्ट करना कि अमेरिका से लेना? चाइना से इंपोर्ट करना। तो यही हो रहा था, बहुत ज्यादा सामान इंपोर्ट हो रहा था चाइना से, बिजनेसेस कर रहे थे, बट इसकी वजह से अमेरिकन लोकल वेंडर्स को नुकसान हो रहा था। तो व्हाट अमेरिका डिड, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। अब जो सामान इंपोर्ट होगा उसके ऊपर 200% टैक्सेस लगा दिए, कीमत बढ़ जाएगी। तो पीपल विल ऑप्ट द लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना। दैट वाज हाउ द अमेरिका डिसाइडेड टू बैलेंस द ट्रेड डेफिसिट। इसकी वजह से वॉर और बढ़ता गया। फिर आपको मालूम है पिछले पूरे साल अमेरिका हैज बीन नेविगेटिंग इंडियन ओशन वाटर्स। इंडियन ओशन अगेन, ये वाला जो पूरा रीजन है चाइना के साउथ में, दिस इज साउथ चाइना सी। चाइना इस पूरे पानी को क्लेम करता है, हम पढ़ चुके। एंड ऑल दीज बॉर्डरिंग कंट्रीज दे आर वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ दिस। इन कंट्रीज को कहते हैं एशियान कंट्रीज, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। So these ASEAN countries are not happy with domination of China in South China Sea and Indian Ocean region. Plus चाइना इंडिया को भी एंगेज करके रखा हुआ है, बार बार श्रीलंका के पास आके अपनी नेवी को तैनात कर देना, ठीक है? यू हैव रेड अबाउट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी।
बहुत सारे देशों में पोर्ट्स पे कब्जा कर लिया है चाइना ने, ऐसा एक नेकलेस बना लिया है इंडिया के अराउंड, ठीक है। इन जिबोती, इन पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट, इन श्रीलंका हम्बनतोटा पोर्ट, इन बांग्लादेश दैट चित्तागोंग, इन म्यांमार सितवे पोर्ट, तो सारे पोर्ट्स को कैप्चर करके रख लिया है चाइना ने। इट्स लाइक अ नेकलेस अराउंड इंडिया, इसको कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी, है ना, पढ़ा है ना हमने। इसी सब चीजों से परेशान होकर अमेरिका ने क्या शुरू किया, FNOP, FNOP, व्हाट इज दैट, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन, FNOP, इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन। मतलब यूएस कहता है इंटरनेशनल वाटर सबके लिए है, वी वांट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ये पानी कोई कंट्रोल नहीं करेगा भैया, हमारे शिप तो जाएंगे और इस पानी में भी पेट्रोलिंग करेंगे और रीजन की स्टेबिलिटी इंश्योर करेंगे। सिमिलरली नाउ देयर इज वन मोर कॉन्फ्लिक्ट, ताइवान एंड चाइना का। पिछले ही महीने हमने पढ़ा था दिस स्ट्रेट, व्हाट इज अ स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट का मतलब होता है a narrow channel of water connecting two big water bodies. So this is the Taiwan Strait which connects South China Sea with Pacific Ocean. यहां साउथ चाइना सी है, यहां पैसिफिक ओशन है, इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ ताइवान। अब थोड़ा सा सुन लो फोकस करके, ताइवान और चाइना पहले ये एक ही थे। जो एथनिक कम्युनिटी इस पूरे लैंड को कंट्रोल करती थी ये थे हान चाइनीज। क्या थे, हान चाइनीज। इनकी कुछ डायनेस्टीज थी जिन्होंने सदियों से यहाँ पे रूल किया। अचानक से 1885 में जापान और इन हान चाइनीज के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, दैट वाज कॉल्ड एज अ सीनो जापानीज वॉर। और जापानी ने, जितने जापानीज थे उन्होंने इस पूरे रीजन को कंट्रोल कर लिया। तो हान चाइनीज बेसिकली शिफ्टेड टू दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड दैट वाज कॉल्ड एज ताइवान। तो बेसिकली ये जो रीजन था अब ये हान चाइनीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। सिचुएशन चेंज हुई 1949 में, चाइना में वापस से सरकार बनी, कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई एंड 1949 में दिस रीजन इट बिकेम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, या सिंपली नाम इसका दिया गया चाइना, ठीक है। 1949 में जब यहाँ पे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आ गई, बाद में बात करना, तो यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी अब इनके साथ चेंज हो गई, है ना। यूनाइटेड स्टेट ने इस रीजन को रिकॉग्नाइज किया। थिंग्स अगेन गॉट चेंज्ड इन 79। अब आप बोलोगे मैम 79 में क्या हुआ? 79 में यूएसए ने इस रीजन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया और इस रीजन को रिकॉग्नाइज किया। यूनाइटेड नेशंस बना था 1945 में। कब बना था यूनाइटेड नेशन? और आपको मालूम है कि 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस बना था 5 परमानेंट सीट आई थी, यूएसए, चाइना, जापान, फ्रांस, रशिया, यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रांस एंड यूके, ठीक है। अब ये जो चाइना की सीट थी ये पहले इस पूरे मेनलैंड को दी गई थी 1945 में। 79 में जब ये हिस्सा अलग हो गया और ये मेनलैंड टेरिटरी अलग हो गई, यूएसए ने यूनाइटेड नेशन की सीट इस एरिया को रिकॉग्नाइज करी, मेनलैंड चाइना, और इनका नामकरण हो गया 79 में। दिस रीजन केम टू बी नोन एज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC, और ये रीजन कहलाया जाने लगा ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना। दो चीजें हैं, 1979 में ताइवान को क्या बोल दिया गया? रिपब्लिक ऑफ चाइना, और मेनलैंड चाइना को क्या बोल दिया गया? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। समझ में आया? यूनाइटेड नेशन की सीट किसको मिली? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और 1979 में जैसे ही यूएन की सीट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मिली, यूएसए ने ताइवान के साथ अपने ऑफिशियल रिलेशंस खत्म कर दिए।
इट वॉज ओनली अगेन इन 2018 यूएसए ने बहुत ही रिसेंटली ताइवान के साथ अपने ऑफिशियल रिलेशंस को रिवाइव किया है, 2018 में ही किया है। 79 से लेकर 2018 तक यूएसए के सब्सटैंशियल इनको रिकॉग्नाइज कर रहे थे, बट दे वर नॉट हैविंग एनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद ताइवान। ठीक है, जैसे जैसे चाइना और यूएसए के रिलेशंस डिटोरिएट होते गए, टोल्ड यू ट्रेड वॉर स्टार्टेड इन 2018, तो जैसे जैसे मेनलैंड चाइना और यूएसए के रिलेशंस खराब होते गए, यूएसए को चाइना को तंग करने का एक तरीका मिल गया, ताइवान को रिकॉग्नाइज कर लो और ताइवान के साथ अपने रिलेशन सुधार लो, इसको मिर्ची लग जाएगी। ठीक है, तो ये अमेरिका ने कब किया? 2018 में। 79 में ताइवान के साथ रिलेशंस खत्म किए थे, रिवाइव कब किए? अब जब रिलेशंस रिवाइव किए उसके लिए कौन कौन सी चीजें जानी है, तो लेट मी कम बैक टू द करंट सिनेरियो फर्स्ट। कल की बात है, जो बाइडेन ने इस तरह वर्चुअल मीट किया है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ, फिजिकल मीट नहीं था, वर्चुअली मीट किया। दोनों ने पहले तो एक दूसरे को जी भर के खुन्नस निकाली। क्या? हाँ, दोनों ने पहले एक दूसरे को क्रिटिसाइज किया। यूएसए ने बोल दिया कि चाइना जो है ये ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन करता है, उइघुर में ह्यूमन राइट वॉयलेशन, हांगकांग में ह्यूमन राइट वॉयलेशन, एंड इन जनरल आप ह्यूमन राइट वॉयलेट करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं, हम चाहते हैं कि आप ह्यूमन राइट वॉयलेशन ना करें। चाइना ने बोल दिया कि आप ग्लोबल पॉलिसिंग करते हैं, चाइना के इंटरनल मैटर्स में आप इंटरफेयर कर रहे हैं, स्टेटस को बना के चलो, ताइवान के मैटर में ज्यादा आग से मत खेलो, ये स्टेटमेंट था। ठीक है, उसके बाद यूएसए ने चाइना पे दूसरा एलिगेशन लगाया, आपकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, है ना, आप दूसरे देशों को नाक में दम किए, वो इनडायरेक्ट इंडिकेशन इंडिया के लिए था कि आपके बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स ही नहीं सुलझ रहे हैं। फिर दोनों ने ये बोला, हालांकि शी जिनपिंग ने ये बोला कि आई एम रियली हैप्पी जो बाइडेन बिकेम द प्रेसिडेंट, यू आर माई ओल्ड फ्रेंड एंड आई नो यू सिंस द टाइम ऑफ बराक ओबामा। उन्होंने बोला कि एक्चुअली देयर वाज अ कम्युनिकेशन गैप, अगर वो नहीं होता तो पहले भी हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, अभी भी। हाँ, इस तरह की बातें हुई कि आप तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं आपको उस समय से जानता हूं जब आप वाइस प्रेसिडेंट थे। शी जिनपिंग वाज अ हायर रैंकिंग डेलीगेट इन चाइनीज गवर्नमेंट। ऐसे पुराने दोस्त मिल रहे हैं, ऐसी बातें हुई, गपशप हुई, स्माइल भी किए, एंड दिस वाज ऑल हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ एन इंटरप्रेटर। ऑब्वियसली उनको चाइनीज नहीं आती, इनको अंग्रेजी नहीं आती। ट्रांसलेटर, ही इज नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश। ठीक है, थोड़ा बहुत समझते हैं बट ही इज नॉट वेरी कंफर्टेबल। दो देश हैं जो बहुत ज्यादा कट्टर हैं लैंग्वेज के मामले में, याद रखना। कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो, कोई भी इंटरनेशनल फोरम हो, वो अपनी भाषा में ही बोलेंगे और इंटरप्रेट करेंगे, चाइनीज एंड रशियंस। वो तो फिर भी कर लेते हैं डेलीगेट्स, लेकिन ये लोग तो लैंग्वेज को लेके बहुत पर्टिकुलर है। एंड यू नो दैट यूएन में 6 लैंग्वेजेस हैं, all the documents have to be published in 6 languages. What are they? Arabic, French, Russian, Chinese and Russian, English. 6 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज, स्पेनिश, अरेबिक। और उसमें भी चाइनीज और रशियंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं झुकते, वो अपनी लैंग्वेज में चलते हैं, कुछ भी हो जाए। कोई अगर इंग्लिश बोलने वाला डिप्लोमैट भी होगा तो दे विल स्टार्ट टॉकिंग इन रशियन एंड चाइनीज। दो ही इज कंफर्टेबल इन इंग्लिश, बट ज्यादा अच्छा वो हिंदी में कर पाते, बट ही कैन स्पीक, ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते, पर ये तो बोल ही नहीं सकते। ठीक है, अच्छा, तो ये सारी चीजें। फिर ये देखो, ये लिखा हुआ यूएस एंड चाइना डिसएग्री ऑन द ओरिजिन ऑफ द कोविड-19। यूएस ने ये भी बोला कि भाई कोविड-19 की शुरुआत तो आपके यहां से हुई है, तो पहले दोषारोपण चलता रहा। फिर फाइनली बात हुई ताइवान के मामले में, जैसा बताया कि आप ताइवान के मामले में स्टेटस को मेंटेन करिए, तो यूएसए ने एक स्टेटमेंट कहा, USA recognize one China policy. What is one China policy? पहले सुन लो पूरा स्टेटमेंट। पहले बोला कि USA recognize one China policy along with the relations with the state of Taiwan, which are guarded by 6 assurances and 3 communiques. पढ़ा है? नहीं, इसको समझ लो क्या है। पहले आप मुझे बता दो वन चाइना पॉलिसी क्या है। एक ही मतलब ताइवान एंड चाइना भी दो मतलब अलग अलग चल रहे हैं वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वन चाइना पॉलिसी इज लाइक हम ताइवान को अपने हिस्सा मानते हैं और
गवर्नमेंट और ऐसा? सिर्फ ताइवान ही नहीं, उसके अलावा वन चाइना पॉलिसी का मतलब है मेनलैंड चाइना इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इसके अलावा देर आर 2 स्पेशली एडमिनिस्टर्ड रीजन्स ऑफ चाइना. दे आर हांगकांग हो गया ताइवान. नहीं हांगकांग एंड मैं बता रही मकाओ. देर आर 2 स्पेशली एडमिनिस्टर्ड रीजन्स ऑफ चाइना जो चाइनीज गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, बट उनके पास ऑटोनॉमी है. पहला है हांगकांग, दूसरा है मकाऊ. ठीक है, तो ये है वन चाइना पॉलिसी. हांगकांग और मकाऊ चाइना का ही हिस्सा है. दो दे आर स्पेशली एडमिनिस्टर्ड रीजन, इसका मतलब इनके खुद के इंडिपेंडेंट गवर्निंग अथॉरिटीज हैं, इनका खुद का सुप्रीम कोर्ट है, इनकी खुद की करेंसी है, इनकी सिटीजनशिप है, इनका फ्लैग है, बट स्टिल दे आर द पार्ट ऑफ चाइना. That is one China policy. और Taiwan is Republic of China, that is totally a separate entity. China claims Taiwan to be the part, to be its part. USA ऐसा रिकॉग्नाइज अब नहीं कर रहा है. USA ने बोला कि we recognize ताइवान के साथ हमारे जो रिलेशंस है अंडर ताइवान रिलेशंस एक्ट, जो कि US पार्लियामेंट में पास हुआ था. अब ये जो ताइवान रिलेशंस एक्ट है, दिस वाज पास्ड इन 79. जो मैंने कह दिया था ताइवान रिलेशंस एक्ट में क्या बोला 79 में कि वी डू नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलेशंस विद ताइवान नाउ. क्या बोल दिया था? सब्सटेंशियल है ताइवान, बट नॉन डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन यूएस एंड ताइवान. ये कब आया? 79 में. अंडर विच एक्ट? वापस कब रिकॉग्नाइज किया? अब यहां से समझो, 3 जॉइंट स्टेटमेंट दिए गए थे चाइना और यूएस की बातचीत के बाद. देयर वर 3 टॉक्स आप बोल सकते हैं, या 3 जॉइंट कमिटमेंट्स जो बोल सकते हैं, विच वर गिवन बाय यूएस एंड चाइना. पहला किया गया था 1972 में, दूसरा किया गया था 1979 में, और तीसरा किया गया था 1982 में. इनको कहते हैं द 3 कम्युनिक्स. क्या कहते हैं? 72 वाली जो पहली टॉक हुई थी बिटवीन यूएस एंड चाइना, उसमें उन्होंने जनरल मुद्दों पे बात की, द रिलेशंस ऑफ चाइना विद इंडिया, विद पाकिस्तान, विद द नेबरिंग एशियन कंट्रीज एंड ऑल दोस थिंग्स, हाउ यूएसए सी दैट, राइट. 79 में ताइवान को लेकर बात हुई, जिसमें यूएसए ने बोल दिया वी डू नॉट हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद ताइवान नाउ, वी विल रिकॉग्नाइज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एज अ सीट ऑफ यूनाइटेड नेशंस. ये 79 में हुआ. और 82 में क्या बोला गया दोबारा से कि हाउ यूएस एंड चाइना दे आर गोइंग टू डेवलप देयर इकोनॉमिक रिलेशंस, देयर पॉलिटिकल रिलेशंस, वो सारी चीजें हुई. तो ये 3 कम्युनिक्स जो हैं, तो जब हम यूएस और ताइवान की रिलेशंस की बात करते हैं तो यहां पर 3 कम्युनिक्स का भी जिक्र होता है, प्लस 6 एश्योरेंसेस. अब ये क्या है? These are the foreign policy principles of United States with respect to US-Taiwan relations, कि ताइवान को वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा. नाम बस याद रख लो, 3 कम्युनिक्स, 6 एश्योरेंसेस. आज के टाइम पे यूएसए और ताइवान के रिलेशन को कौन गार्ड करता है? 3 चीजें. यूएसए और ताइवान के रिलेशन को कौन गार्ड कर रहा है? 3 चीजें. पहला, ताइवान रिलेशंस एक्ट. पहला कौन सा है? ताइवान रिलेशंस एक्ट, TRA. दूसरा 3 कम्युनिक्स, और तीसरा 6 एश्योरेंसेस. समझ में आया? आपको याद है कुछ समय पहले ताइवान स्ट्रेट जो मैं दिखा रही थी, यहां से एक यूएसए का शिप क्रॉस हुआ था, जिसको लेके, हाँ, देयर वाज वन मिसाइल डिस्ट्रॉयर एंड वन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर एंड वन पेट्रोल वेसल था एक. ठीक है, तो यूएसए ने यहां से जब इनके ये शिप्स गए, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर एंड पेट्रोल वेसल, चाइना ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कि डू नॉट डिस्टर्ब द स्टेटस को ऑफ द रीजन. अब ताइवान स्ट्रेट में जाके क्या साबित करना चाह रहे हो? तो अमेरिका ने क्या बोला था? वी फॉलो व्हाट? FNOP. व्हाट इज FNOP? फ्रीडम ऑफ नेविगेशन. ये इंटरनेशनल वाटर है और हमें इंटरनेशनल पानी में कहीं भी जाने की आजादी है. यू डू नॉट कंट्रोल दिस वाटर. बेसिकली चाइना को चैलेंज दे दिया. क्यों? क्योंकि ये पूरा पानी साउथ चाइना सी जो है वो कौन कंट्रोल करता है? चाइना. चाइना ने यहाँ साउथ चाइना सी पे जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, द पैरासिल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द स्प्रैटले ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यहाँ पे अपने मिलिट्री बेसिस तैनात कर दिए. 3/4 वाटर को चाइना क्लेम कर रहा है, जिससे सारे नेबर्स परेशान हैं. कंट्रीज लाइक फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनेई, वियतनाम, दे ऑल वांट व्हाट? चाइना उनका क्या कंट्रोल कर रहा है?
इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन जो कितना नॉटिकल माइल होता है? हर एक देश का, if a country is surrounded by a water, by ocean, the distance of up to 370 kilometer is called as exclusive economic zone of that country. तो हर एक कंट्री का सोजा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो वायलेट हो रहा है.